दोस्तों, नोएडा की आदर्श कॉलोनी और उस कॉलोनी में मालती श्रीवास्तव जो कि विधवा है, वो अपने बच्चों के साथ रहा करती है। बच्चों में उसका बेटा योगेश जो कि बीकॉम फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा है, बेटी रागी है जो 12वीं क्लास में पढ़ रही है, और उसके बगल में शर्मा जी का घर है। शर्मा जी के घर में कोई कमरा किराए का था, खाली था, उसमें वह किराए के लिए कोई ढूंढ रहा था। तो अब एक दिन अचानक पड़ोस में एक टेम्पो आके रुकता है। उसके अंदर घर का बहुत सारा सामान था, बेड, तकिए, गद्दे, घर का सामान जो होता है, वहाँ पर वह उतारने लगते हैं। यानी कि सीधा सा मतलब था, शर्मा जी के घर में कोई किराएदार आया था। तभी यह जो लड़का होता है योगेश, जो बीकॉम फाइनल ईयर क्लास में पढ़ा करता था, यह भी झांक कर देखता है। तो देखता है वहाँ तो एक महिला आई है और जो कि बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है, किराएदारनी बनकर वहाँ शर्मा जी के घर में आई है, सामान उतरवा रही है। उसको देखते ही योगेश पल के झपकाना भूल जाता है, क्योंकि वह सुंदर ही इतनी थी कि उसके तन बदन में से मानो जैसे उसकी जो खाल है उसमें से आर पार दिखाई दे रहा हो। इतनी सुंदर थी और सुडौल शरीर, बहुत ही अच्छा छटाव कटाव का शरीर था। उम्र 32 साल थी, लेकिन देखने में 32 साल की नहीं लगती थी। बहुत ही प्यारी औरत थी। उसका पति दुबई में रहता था और वह औरत यहाँ पर रहने के लिए आई थी। अब तो योगेश अपनी माँ से जब पूछता है कि माँ ये कौन है, तो माँ बताती है कि बेटा इसका पति दुबई में रहता है, ये बेचारी यहाँ पर आई है रहने के लिए। अब तो योगेश के तन बदन में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि अच्छा, पति नहीं है इसका, तो बात करने का मौका मिल सकता है। कुल मिलाकर के शाम होती है। शाम को योगेश अपने घर में पढ़ रहा था और वह जो पड़ोस में रहने वाली जो महिला थी, नई नई आई थी, उसका नाम था रीना। रीना आस पड़ोसियों से मिलने के लिए जा रही थी और सभी से जान पहचान बढ़ा रही थी। तो इन योगेश के घर में भी वो आ जाती है। आकर के योगेश की माँ से कहती है, आंटी जी नमस्ते। वहाँ आकर बैठ जाती है, बातचीत करने लगती है। योगेश पढ़ाई लिखाई कर रहा था और दोस्तों यहाँ पर रीना को देखकर उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखने लगता है। रीना भी यह देख रही थी, गौर कर रही थी कि योगेश, यह जो लड़का है मेरी तरफ देख रहा है। मुलाकातें होती हैं। योगेश से पूछती है कौन सी पढ़ाई में, मतलब कौन सी क्लास में हो तुम। योगेश बताता मैं बीकॉम कर रहा हूँ फाइनल ईयर। मैडम कहती है अरे वाह, मैंने भी एमकॉम किया हुआ है, और किसी टॉपिक में कोई समस्या हो तो मेरे घर पर आ जाना, मुझे पूछ लेना, मैं तुम्हें बता दूंगी। अब तो यह बात सुनकर योगेश, जो कि खुद ही तैयार था उससे बातचीत करने के लिए, और जब उधर से इशारा मिल रहा था तो अब योगेश तैयार हो जाता है। कहता जी बिल्कुल मैं पूछ लूँगा। और योगेश को वह एक ऐसी मुस्कान दे जाती है, जाते वक्त वह मुस्कान योगेश को घायल कर जाती है। वो मुस्कान थी एक तरह से कुटिल, जो जी चुराने वाली मुस्कान होती है। ऐसी मुस्कान देकर के जब वह वहाँ से उठती है तो योगेश घायल हो जाता है और फ्रेंडली हो जाते हैं ये लोग आपस में। अब तो बार बार रीना इनके घर पर आ जाया करती, बार बार कई बार जैसे सब्जी का टाइम होता सब्जी बनाने के लिए आ जाया करती, इनका खाना भी बनवा दिया करती। इस तरह से वो फ्रेंडली इनके घर में हो जाती है। एक बार की बात होती है, घर का दरवाज़ा खुला था, वह दोपहर को आई थी, आकर के आंटी आंटी आवाज़ लगा रही थी, लेकिन आंटी कहीं बाजार गई हुई थी। घर के अंदर सिर्फ योगेश था, वो भी बाथरूम के अंदर से नहा कर निकला था। और घर के अंदर जब कोई नहीं था तो लड़के तो ऐसे होते हैं दोस्तों, ऐसे निकल जाते हैं, ज़्यादा कपड़े वगैरह लपेटते नहीं हैं शरीर पर। और यह रीना उसको देख रही थी छुप करके, तो वह देख रही थी कि यह क्या करता है। तो योगेश आराम से एक्टिंग बाजी कर रहा था, शीशे के सामने खड़े होकर के। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो इतराते हैं। उसको देख देख कर दूर से मुस्कुरा रही थी, उसके नग्न वदन को देख करके। और अब दोस्तों यह जो लड़की होती है रीना, 32 साल की महिला थी, लड़की तो क्या कहेंगे, यह योगेश के ऊपर फिदा हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, छुप छुप कर यह योगेश की तरफ मुस्कुरा जाया करती, योगेश भी इसकी तरफ मुस्कुराया जाया करता है। जब कभी रास्ते में मिलते, दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराया जाया करते। और उसके बाद शाम को वह फिर आती है, आकर के पूछती है कि किस सब्जेक्ट में तुम कमज़ोर हो, योगेश बताओ। योगेश कहता है मैं अकाउंट में कमज़ोर हूँ। तो वह मैडम कहती है रीना तुम ऐसा करना, मेरे घर पर आ जाया करो, अकाउंट में मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पढ़ा दूंगी। अब तो योगेश सोचता है कि हाँ बिल्कुल जाऊँगा, और मौका है बहुत अच्छा। और उसके बाद शाम को योगेश उसके घर पर पहुँच जाता है। वहाँ पर वह उसके लिए चाय वगैरह बनाती है और पढ़ाने लगती है। उसने ऐसे भड़काऊ कपड़े पहने हुए थे जिनको देख करके योगेश के बदन के तार हिल रहे थे। और फिर अंततः उसके पास जब बैठती है तो अपना ऊपर से पल्लू भी नीचे गिरा देती है। और फिर योगेश को उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, इसको देख करके योगेश के तो हाथ पांव कांपने से लगते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब जो मैडम होती है वह योगेश से कहने लगती है तुम ऐसे हिल क्यों रहे हो,
उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसे गले लगा लेती है। और यही तो योगेश चाहता था। और उसके बाद मैडम उसको बेडरूम में ले जाती है और फिर आज यहाँ पर वो नंगा नाच होता है जो नहीं होना चाहिए था। दोनों के बीच में संबंध बनते हैं। कई बार संबंध बनने के बाद योगेश बहुत खुश था, रीना भी बहुत खुश थी। पति तो दुबई में रहता था, उसे किसी पुरुष की ज़रूरत थी, तो आज वो पुरुष मिल चुका था। और उसके बाद योगेश अपने घर चला जाता है। रीना रोज़ रोज़ नए नए कर्तव्य योगेश को सिखाने लगती है और योगेश को अब रीना से सच्चा प्यार हो जाता है। दरअसल दोस्तों उसके बाद अब यहाँ पर क्या होता है, कहानी के अंदर एक बहुत ही भयानक मोड़ आता है। पूरी कहानी सुनिएगा। कहानी तो मैंने ज़्यादातर पूरी ही कर दी है, लेकिन इस कहानी का कुछ अंश बचा है, उसको भी मैं अच्छी तरह से डिटेल में सुनाने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना जैसा कि मैंने आपको बताया, नोएडा के अंदर आदर्श कॉलोनी के अंदर योगेश जो कि बीकॉम थर्ड ईयर में पढ़ा करता था। घर में माँ है मालती देवी जो कि विधवा है बेचारी, और एक बहन है रागी जो 12वीं क्लास में पढ़ा करती है। ये 3 लोग एक घर में हैं और पड़ोस में आई है रीना मैडम 32 साल की। उसका पति दुबई में रहा करता है। तो ये जो सिलसिला चल रहा था अब तक कहानी में, उससे आगे अब मैं बताने जा रहा हूँ। अब तो योगेश को उस रीना मैडम से प्यार हो गया था। चाहता था कि इसी के साथ मेरी शादी हो, इसी के साथ मैं घर बसाऊं। लेकिन उम्र में वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी इस योगेश से, लेकिन फिर भी वह खतरा मोल लेने के लिए तैयार था। एक दिन की बात है, वह रीना मैडम के घर पर चला जाता है। रीना बाथरूम में नहा रही थी और उसका फ़ोन बाहर सोफे पर रखा हुआ था। तो योगेश वहाँ पर बैठा हुआ था, मैडम के नहा करके निकलने का इंतज़ार कर रहा था। एक बार तो उसने कहा कि मैडम क्या मैं भी अंदर आ जाऊं, लेकिन मैडम कहती नहीं नहीं तुम बाहर ही रहो, मैं नहा कर निकलती हूं। योगेश उसके सोफे पर रखे हुए फ़ोन को चेक करने लगता है। उसमें एक मैसेज आता है किसी लड़के का, उसमें गंदी गंदी बातें लिखी हुई थी। और फिर उसमें और सारे मैसेज वह देखता है तो बहुत सारे लड़कों के मैसेज आया करते थे रीना के पास, और रीना उनसे खूब बात किया करती थी। यह सब कुछ देख करके अब योगेश समझ जाता है कि यह मैडम तो बहुत खतरनाक है, न जाने कितने लड़कों के साथ प्यार करती है। मैडम नहाकर निकलती है। योगेश सारे मैसेजेस दिखाता है कि ये देखो ये क्या है, मैं तो तुमसे प्यार करता था और तुम तो न जाने किस किस के साथ मुंह काला करती हो। अब तो रीना एकदम से गुस्से में आ जाती है, कहती है कि तुम मेरे ऊपर होते कौन हो बोलने वाले, तुमसे सिर्फ मैं अपनी हवस और वासना को मिटाती हूँ, तुम इससे आगे क्यों बढ़ रहे हो। अब तो योगेश गुस्सा होकर के वहाँ से अपने घर चला जाता है। और फिर दोस्तों रीना को एहसास होता है, तो रीना अब उसके पास फ़ोन करती है, लेकिन वह फ़ोन उठाता नहीं है। पर दोस्तों एक दिन की बात है, वह देखती है कि योगेश की माँ तो गई है बाज़ार में, बहन गई है स्कूल। तो वह योगेश के घर पर पहुँच जाती है। वहाँ जाकर उसको समझाती है कि देख ये मेरे पहले प्रेमी हैं और अब मेरा पति तो है नहीं, अब क्या करती, अकेली थी, तन्हा थी, तो ये प्रेमी बन गए थे, लेकिन अब इनके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, अब तो बस तुम मेरी ज़िंदगी में हो। यह मीठी मीठी बातें सुन करके योगेश उसकी बातों में आ जाता है और फिर ये दोनों गले लग जाते हैं। लेकिन गले मिलते हुए इतने में ही माँ आ जाती है योगेश की। वह देख तो सारा नज़ारा लेती है, लेकिन अभी इनको महसूस नहीं होने देती है। चुपचाप अंदर चली जाती है और पीछे जा करके दोबारा आवाज़ लगाती है। अब तो यहाँ पर दोस्तों माँ जैसे घर आ जाती है, कुछ नहीं कहती है, और फिर योगेश से दूसरे दिन कहती है कि तू ऐसा कर, नाना नानी के यहाँ पर चला जा और अपना फ़ोन मेरे पास रख कर जा, कीपैड फ़ोन पड़ा है घर में, उसको लेकर जा और पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर। अब उसके बाद योगेश बार बार पूछता, माँ ऐसा क्या हुआ, आप क्यों ऐसा क्यों कह रही हो, पढ़ाई तो यहाँ पर भी अच्छी हो रही है। लेकिन वो कह देती नहीं नहीं तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। ज़बरदस्ती उसको नानी नाना के घर भेज देती है, फ़ोन छीन लेती है, कीपैड उसको दे देती है। अब तो यहाँ पर दोस्तों वह अपने नाना नानी के घर चला जाता है और इधर यह जो औरत होती है रीना, यह बार बार घर पर आती है, देखती है कहाँ गया, और आकर के पूछने लगती है कि योगेश कहाँ गया है। अब जो योगेश की माँ होती है जिसका नाम मालती देवी होता है, वह उस औरत को बुरी भली सुना देती है कि तुम्हारी उम्र कितनी है और मेरे बेटे की उम्र कितनी है, तुझे शर्म नहीं आती, तू ऐसे लड़के के साथ टोरे डालती है। उससे गले मिलती है। बुरी भली सुनने के बाद रीना अपने घर पर वापस लौट जाती है। और अब दोस्तों कुछ दिन गुजरते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद एक जो रागी बहन होती है इसकी योगेश की, वह मतलब पहले से परेशान थी। परेशान कैसे थी, पहले उसको एक लड़का छेड़ा करता था रास्ते में। उसने अपने भाई योगेश को बताया, माँ को बताया, तो योगेश ने और उसकी माँ ने जाकर उस लड़के की पिटाई कर दी थी। और अब क्या होता है, रागी गायब हो जाती है। हाँ, राधे श्याम 11। रागी गायब हो जाती है
तो अब रागी कहीं भी मिल नहीं रही थी। उसकी माँ ढूंढती है इधर उधर, बेटी कहाँ गई, स्कूल में पूछती है, स्कूल वाले कहते हैं वो तो यहाँ से चली गई छुट्टी होने के बाद। अब माँ बहुत परेशान होती है कि बेटी कहाँ चली गई, अभी तो बच्ची है, 12वीं क्लास में पढ़ती है, और लड़की का गायब होना बहुत खतरे की घंटी होती है दोस्तों। लड़का एक घड़ी गायब हो जाता है तो यार दोस्तों के साथ होगा। माँ रोने लगती है और हार करके अपने बेटे योगेश के पास फ़ोन करती है, बेटा तुम्हारी बहन गायब है। योगेश वहाँ से तुरंत घर पर आता है, आकर के इधर उधर ढूंढते हैं ये दोनों माँ बेटे, अड़ोसी पड़ोसियों से, रिश्तेदारों में फ़ोन करके। बेटी का फ़ोन बंद था। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, माँ बेटे दोनों एफआईआर दर्ज करवा देते हैं थाने में जा कर के। उसके बाद पुलिस छानबीन करती है और फिर ये माँ बेटे उस लड़के के बारे में बताते हैं जिस लड़के ने पहले इनकी बहन रागी को छेड़ा था और उसके बदले में योगेश ने उसमें पिटाई लगा दी थी। तो पुलिस उस लड़के को पकड़ती है, सख्ती से पूछताछ करती है, वह रोने लगता है, खूब खातिरदारी भी की जाती है, लेकिन वह कहता है कि मैंने ये काम नहीं किया, उसे किडनैप नहीं किया, ना उससे मेरी बात हुई। हाँ मैं छेड़ा करता था, लेकिन उसके बदले में उसके भाई ने मुझ में काफ़ी पिटाई लगाई थी। अब तो पुलिस को यकीन हो जाता है कि उस लड़के का काम नहीं है। उसके बाद पुलिस इनको सांत्वना देती है कि ठीक है हम काम कर रहे हैं और तुम लोग चिंता मत करो। इतने में ही जो पड़ोस वाली थी रीना इनके घर पर आ जाती है सांत्वना बढ़ाने के लिए। अब रीना से उसके योगेश की माँ मालती देवी कहती भी तो कहती क्या भाई, दुख का माहौल था तो दुख में आई थी, कोई बात नहीं आई है तो। लेकिन अब इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जो योगेश होता है रीना की तरफ देखने लगता है, फिर रीना इशारा करती है घर पर आना थोड़ी देर, और योगेश उसके घर पर पहुंच जाता है और वहां पर रीना उसको बाहों में भर लेती है कि तुम कहां चले गए थे। और फिर योगेश और रीना के संबंध बन जाते हैं रीना के बेडरूम में बेड के ऊपर। और उसके बाद योगेश वहाँ पर बैठ जाता है बाहर निकल कर, वह रीना चाय बनाने लगती है। तभी योगेश को टेबल पर एक नोटबुक नज़र पड़ती है, उसको उठाता है, लेकिन इतने में रीना उसको छीन लेती है, कहती है मेरे भतीजे की नोटबुक है। लेकिन योगेश देख रहा था कि ये नोटबुक तो मैंने देखी दिखाई है, क्योंकि उसके अंदर जो लिखाई थी वह उसकी बहन रागी की थी। अब तो उसके बाद क्या होता है, उसके तन बदन में आग सी लग जाती है और उसके बाद रीना मार्केट चली जाती है, योगेश अपने घर था और फिर पीछे से उसके घर में जाता है, क्योंकि वह ताला लगा कर नहीं जाती थी, ऐसी ही किवाड़ फेर दी जाती थी। और घर के अंदर जा कर के उस नोटबुक को ले आता है और उसमें नाम भी लिखा हुआ था, रीना का क्लास का नाम भी लिखा हुआ था और राइटिंग भी रीना की थी। अब तो योगेश पुलिस के पास जाता है और सारी बात बताता है कि एक पड़ोस में औरत है रीना, उसके घर पर मेरी बहन की नोटबुक मिली है, आप उससे पूछताछ करिए। पुलिस तुरंत उसके घर पर छापा मारती है, रीना को पकड़ लिया जाता है, सख्ती से पूछा जाता है कि रागी कहाँ है, तो एकदम से वह इशारा करती है अपने बेडरूम में बेड के बक्से के अंदर। अब तो पुलिस जाकर बेड को खोलती है, जो पल्ले होते हैं बेड के अंदर जैसे रजाई वगैरह रख देते हैं, सामान रख देते हैं बेड के बक्से के अंदर। तो बेड को जब ऊपर से ढक्कन खोला जाता है तो उसके अंदर इस लड़के योगेश की बहन रागी मृत पड़ी हुई थी। अब तो यहाँ पर योगेश के तो पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। सबसे बड़ा दुख उसको ये था कि मेरी बहन जिस बेड में पड़ी हुई थी बहन की लाश, उसी बेड के ऊपर मैं इसके साथ रंगरलिया मना रहा था। और इसको बड़ी शर्म आती है अपने ऊपर, रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है और इस रीना को पकड़ा जाता है, पूछताछ की जाती है तुमने ये क्यों किया। अब रीना कहती है कि जब मुझसे योगेश दूर चला गया था तो मैं इसके बगैर तड़प उठी थी और ना मेरा फ़ोन उठा रहा था, ना ही इसके घर पर कोई अता पता मिल रहा था। मैंने फिर तरकीब लगाई कि अगर इसकी बहन गायब हो जाएगी तब तो योगेश आएगा ज़रूर और फिर मैं उससे मिल लूँगी। और ऐसा में हुआ भी था दोस्तों, मिल भी लेती है। और फिर यह उसकी बहन रागी को जब वह स्कूल से आ रही थी तभी उसको अपने घर पर बुला लेती है रास्ते में कि मुझे कुछ काम है, तो वह उसके घर में चली जाती है और उसके बाद उसको चाय पिलाती है। चाय में नींद की गोली थी, रागी बेहोश हो जाती है और उसको वह बेड के अंदर लिटा देती है और फिर ऊपर से ढक्कन लगा देती है जिससे कि आराम से इसमें सोई पड़ी रहेगी। और फिर यहाँ पर इसका भाई योगेश आएगा, उससे मैं मिलूंगी। उसका उद्देश्य वह बताती है कि मेरा उद्देश्य मारने का नहीं था, मगर दोस्तों सोचने की बात है, एक छोटा सा बेड का बक्सा, उसमें एक लड़की लेटा दी जाए, उसमें से ऑक्सीजन तो ख़त्म ही हो जाएगी और फिर दम घुटकर कोई इंसान उसमें मर जाएगा। इस तरह से उसकी मौत हो जाती है दम घुटकर। यह योगेश से मिलती हुई है, लेकिन बहुत बुरा मिलन होता है दोस्तों। अब योगेश का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है कि मेरी बेवकूफ़ी की वजह से, मेरे कारनामे की वजह से, मेरे प्यार की वजह से मेरी बहन की जान चली गई। इस तरह से अवैध रिश्तों में घर टूटते हैं या फिर जानें चली जाती हैं या फिर एक दूसरे पर केस लग जाते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है दोस्तों अवैध रिश्तों के चक्कर में। तो कभी भी अवैध रिश्ते ना बनाएं, बहुत बुरा सिस्टम होता है अवैध रिश्तों का। अपनी ज़िंदगी से प्यार करें और लोगों के घरों को उजड़ने से भी बचाएं और अपने घर को भी उजड़ने से बचाएं, क्योंकि बहुत बुरा सिस्टम होता है दोस्तों इन चीज़ों का।
वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं वनराज नामदेव कोहली जो कि लगातार कमेंट करते हैं, नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं, दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं, रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से कमेंट करते हैं, रवि प्रकाश कमेंट करते हैं, शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं, कालीचरण उड़ीसा से कमेंट करते हैं, फिलहाल गोवा में रहते हैं, परवीन चौधरी राजस्थान से हैं पर बेंगलुरु में रहते हैं, सैफुल मलिक कमेंट करते हैं, राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ मोहम्मद फरमान कमेंट करते हैं, और जिला मुजफ्फरनगर खतौली सुदेश कुमार जी आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती हैं और आपकी कहानियों से सबक मिलता है और दिमाग भी बढ़ता है, ऐसी ऐसी कहानियाँ बताते हो आपकी जिसमें घर लुट जाते हैं, हस्तियाँ बिगड़ जाती हैं और आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोहम्मद फरमान जी आपका। उसके बाद हमारे साथ सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी कहानी बहुत अच्छी होती हैं, समझ में बहुत अच्छी आती है, सीख मिलती है। उसके बाद रक्कू माली कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से हैं, सुदेश भैया आप अपनी वीडियो की टाइमिंग बता दें, उसी टाइम देखेंगे। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से। अमित भाई हमारी वीडियोस दिन में भी डलती हैं और एक बार शाम को डलती हैं, शाम को 8 बजे से 9:30 बजे के बीच में डलती हैं। 1 या 2 वीडियो डालता हूं मैं और दिन में 2-3 वीडियो दिन में डलती हैं, 10 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में डलती हैं। तो ये टाइमिंग है अमित भाई। उसके बाद मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, बहुत बढ़िया कहानी है जी। उसके बाद भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं बिहार गोपालगंज वार्ड नंबर 23-28 से, और राज एम कमेंट करते हैं, सुदेश जी यह और ऐसी लड़कियों कोई मुझे तो नहीं मिलती। और उसके बाद समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, और मुरली कुमार कमेंट करते हैं, भाई साहब बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, मैं आपको सुनता हूँ, पहली बार आपका कमेंट कर पा रहा हूँ। तो मुरली कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, प्रधान जाट कमेंट करते हैं, राम राम जी, पवन कुशवाहा नमस्कार जी, राम गोसाई हाँ भाई हमारे कमेंट करते हैं, और स्वपंडे कमेंट करते हैं, रामेश्वर लाल सुतर कमेंट करते हैं, भीख सिंह कमेंट करते हैं, और उसके बाद मोहन पंचाल कमेंट करते हैं, भरत तिवारी कमेंट करते हैं, लल्लन महतो कमेंट करते हैं, ललित ठाकुर हैं कमेंट करते हैं। उसके बाद स्वपंडे दोबारा से हैं, और रजत सैनी कमेंट करते हैं, रतनलाल बिंद कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, और उसके बाद सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, मोनू जैन लगातार कमेंट करते हैं, और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से, और उसके बाद दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, और सुशील चौधरी मेरे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम अभी भी रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।